हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका चैनल पर। आज की कहानी जिम कॉर्बेट साहब के जन्म से कुछ समय पहले की है। सीधा कहानी पे चलते हैं। लाल कुआं के एक गांव में शाम के समय सनसेट हो चुका था। उसके बाद जंगल के किनारे कच्चे रोड के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, आग जलाकर, और हुक्का पी रहे थे और बातें उनकी चल रही थी। मई का महीना था, गर्मी बहुत थी, मगर क्योंकि उनको आदत थी वहाँ बैठने की, तो आदत के तहत वो बैठे हुए थे और हुक्का जो है एक से दूसरे की तरफ पास किया जा रहा है और साथ साथ बातें चल रही हैं। तो बातें कुछ इस तरह की हैं कि इस बार मानसून नहीं आया, न जाने बारिश कब आएगी, मेरे पास तो चारा भी ख़त्म हो गया बैलों के लिए। इस तरह की बातें चल रही थी। अचानक सामने के पेड़ में एक बया पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगा। घबराहट में जोर जोर से चिल्लाते हुए एक डाल से दूसरे नीचे की डाल पे धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। सब लोगों की नज़रें वहाँ सामने वाले पेड़ पे चली गई, तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कोबरा उस पक्षी की तरफ फन फैला के खड़ा हुआ है और पक्षी डर के मारे स्वयं ही नीचे की तरफ आता जा रहा है। रामदीन जो कोचवान था, गाड़ीवान था, जो मेल काट चलाया करता था 2 घोड़ों के साथ, घोड़े भी पास में बंधे हुए थे। गर्मी का मौसम था, घोड़े भी ऊँघ रहे थे। तो रामदीन जो था, जो कोचवान डाक गाड़ी थी, उसमें घोड़े बंधे होते थे, घोड़ों से चला के लाल कुआं से रामदीन काला ढूंगी के गांव में पहुंचाया करता था। शायद वहाँ किसी फॉरेस्ट ऑफिस में जो मेल आती होगी, वो बहुत ज़रूरी मेल होती थी, तो वो उसको लेके वहाँ तक पहुँचाया करता था। ये उसका काम था। उसके साथ एक ना एक साथी भी रहता था, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे बहुत सारा घना जंगल था। बोर रिवर के पास जो ब्रिज है वो, फिर बोर कैनल, पूरा जंगलों का रास्ते से होके वो लाल कुआं जो हल्द्वानी के पास है, आपने देखा होगा ट्रेन भी वहाँ तक पहुँचती है। हल्द्वानी से पहले एक स्टेशन पड़ता है जिसको लाल कुआं बोलते हैं, जंगलों के बीच ही है। वहाँ से ये आदमी यहाँ तक मेल पहुँचाता था, यानी डाक। ब्रिटिश सरकार थी, सिस्टम बहुत टफ था, तो मेल को हर हालत में पहुँचाना ही होता था। बड़ा साहसी आदमी था, क्योंकि वहाँ से ड्राइव करके काला ढूंगी तक आना, उस ज़माने में जैसा आज काला ढूंगी का एरिया है, बसे हुए अच्छे, इतना नहीं बसा हुआ था। दूर दूर तक छिटके हुए काफ़ी दूर दूर पे गांव होते थे, और गांव में भी 2 4 5 घर ही हुआ करते थे। ये आज़ादी के बाद से नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत वगैरह से लोग काठ गोदाम से यहाँ पे आके बसे हैं। तो उस ज़माने में आबादी भी कम थी और जंगली जानवरों से भरा पड़ा था ये जंगल काला ढूंगी के आसपास का। तो बड़ा ही साहसी काम था लाल कुआं से यहाँ तक मेल को पहुँचाना, जो रामदीन किया करता था। तो सबकी नज़रें गई वहाँ कोबरा की तरफ, जो पक्षी को डरा रहा था, और पक्षी डर के मारे चिल्ला रहा था, बया पक्षी, और नीचे से नीचे आता जा रहा था, यानी जैसे कि सम्मोहित हो गया वो कोबरा से। जैसे कोबरा नाग ने उसको सम्मोहित कर दिया और वो खुद ही नीचे नीचे उसकी तरफ आता जा रहा है शिकार बनने के लिए। तो रामदीन जो था, जो हमेशा कमज़ोर के साथ हुआ करता था, वो उठा और उसने कुछ पत्थर उठाए और कोबरा नाग की तरफ फेंके, और कोबरा नाग उस पेड़ को छोड़ के दूर चला गया, और पक्षी भी चिल्लाना बंद करके खुशी से थोड़ी देर बाद उस पेड़ से उड़ गया। सब लोगों ने खुश होकर तालियां बजाई कि दाद दी रामदीन की, कि वाह, पक्षी को बचा दिया। तो रामदीन गंभीर होकर बोला, नहीं भाई, ये जो डर होता है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस डर की वजह से आदमी 1000 बार मरता है, रोज़ मरता है, लेकिन जो निडर होता है, जो साहसी होता है, वो एक ही बार मरता है। तो उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, बहादुर रामदीन तो 100 साल जिएगा। तो रामदीन ने फिर कहा कि नहीं भाई, गंभीर होकर बोलने लगा, नहीं भाई, एक समय था जब मैं भी डर गया था। तुम जानते हो उसको, जो अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था, साइज जो था, नंदा। अगर मैं उस दिन डर नहीं गया होता तो वो उस दिन मारा नहीं गया होता। वो जो नंदा साइज था, इस घोड़ा गाड़ी में मेरे साथ काला ढूंगी के जंगलों से होके यहाँ तक डाक लेके आया करता था, और अगर उस दिन मैं डर नहीं गया होता तो वो मारा नहीं गया होता। तो बाकी लोग जिनको कहानी पता थी, उन्होंने कहा, हाँ, वो जो कोचवान जी थे। रामदीन ने कहा, हाँ, लेकिन जो ये मुरादाबाद से आए हुए नए लोग राहगीर हैं, इनको नहीं पता है, इनके लिए सुना दीजिए। जिन्होंने ये कहानी सुनी नहीं थी, उन लोगों के सबके ध्यान जो है रामदीन की तरफ हो गया, और रामदीन ने जब देखा कि हाँ, आप सब तैयार हैं, सबका ध्यान मेरी तरफ है, तब उसने अपनी कहानी शुरू की। रामदीन बोला, जैसे ये बया पक्षी की हालत है, ऐसे ही उस दिन नंदा की थी। जैसे पक्षी उतर के धीरे धीरे स्वयं ही शिकार बनने जा रहा था,
कुछ इसी तरह नंदा भी डर गया था। उस दिन जैसे ही बैलगाड़ी पहुंची तो नंदा जो था कीकर के जिस पेड़ के पास खड़ा हुआ था वहाँ पे उसने मुझे दिखाया कि ये देखिए पंजों के निशान है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ लंगड़ा टाइगर है हल्द्वानी का। इसका जो पिछला पाँव है लेफ्ट वाला वो लंगड़ा है, उसमें कुछ चोट है, तो ये लंगड़ा के चलता है। ये आदमियों का शिकार करता है, कई लोगों को मार चुका है। नंदा ने कहा हाँ अभी ये किसी और एरिया में शिकार कर रहा है। उस रात जब हम डाक गाड़ी लेकर बोर नदी पे जो पुल बनाया है बोर ब्रिज, उसके 1 मील के दायरे में पहुँचे तो अचानक घोड़े रुक गए और आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। घोड़े बहुत घबराए हुए थे, चलने को तैयार नहीं थे। और जो हमारी लालटेन की रोशनी थी वो जहाँ तक जा रही थी आसपास में, रात बहुत घनी थी, अंधेरी थी, और लालटेन की रोशनी जहाँ तक जा रही थी उसके बाद आगे जहाँ अंधेरा था वहाँ पे हमें 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। यानी टाइगर वहाँ पे ज़मीन पे क्राउचिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। अंदाज़ा हो गया। बाघ ये कह के जोर से नंदा चिल्लाया और घबरा के वो बैक सीट में चला गया, सामने वाली सीट को छोड़ के पीछे वाली सीट पे भाग गया। मैंने जल्दी से बड़ा सा बिगुल जो होता है, जो अक्सर आर्मी वगैरह में बजाया जाता है, रामदीन ने वो बिगल उसको पीछे पकड़ाया और उसको कहा इसे जोर से बजा। रामदीन ने घोड़े की लगाम पकड़ी, पीछे से उसने बहुत जोर से बिगुल फूंका और साथ में रामदीन भी बहुत जोर से चिल्लाता रहा, इधर बिगुल बजता रहा और उसने घोड़ों की लगाम कसी, घोड़ों पे चाबुक मारा। उन्होंने लालटेन की रोशनी में देखा कि बाघ जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है और साथ साथ ये सरपट घोड़ों को दौड़ाते हुए बोर ब्रिज पार कर गए। और नंदा बिगुल पूरे रास्ते बजाता रहा जब तक कि हम काला ढूंगी के पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच गए। आखिर में वहां पहुंच के मैंने उसके हाथ से जबरदस्ती वो बिगुल छीना, यानी इतना घबरा गया था वो। उन लोगों ने उसे भांग दी स्मोक करने के लिए ताकि उसका डर कुछ कम हो, और पीने के लिए गांव की जो कच्ची शराब होती वो दी ताकि वो आराम से सो सके। उसे हर जगह बाघ की आंखें दिखाई दे रही थी, वो चारों ओर ऐसे देख रहा था कि जैसे बाघ को खोज रहा हो। अगली सुबह तड़के ही जब हम लाल कुआं वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसने कहा कि बाघ ने मेरा इस पुल तक पीछा किया है, बोर नदी पे जो ब्रिज बना हुआ है। तो रामदीन ने कहा, मैं उसकी बात सुन के हंसा ताकि उसका डर थोड़ा सा कम हो सके। ये बाघ बहुत ही शैतान है, राक्षस है, नंदा बोला। जब हम बोर ब्रिज पे पहुंचे तो नंदा गाड़ी से उतर गया और उसने ब्रिज के पास की मिट्टी में दिखाया मुझे कि देखिए ये बाघ के पंजों के निशान। वहाँ पे सुबह सुबह की हल्की रोशनी में हमने देखा एक बहुत बड़े बाघ के पंजों के निशान थे। और अभी हम पंजों के निशान देख ही रहे थे कि अचानक बाघ के गरजने की दहाड़ की आवाज़ आई और मैं बड़ी मुश्किल से ही घोड़ों की लगाम थाम सका, यानी घोड़ों को रोक पाया। और नंदा जो है लगभग लुढ़कते हुए बैक सीट में चढ़ गया। और जब बाघ ज़मीन के पास मुंह रख के आवाज़ करता है तो उससे ये पता चलना बड़ा मुश्किल है कि आवाज़ किधर से आई, क्योंकि आवाज़ घूमती है। जब टाइगर ज़मीन पे बैठ के और जोर से दहाड़ता है तो पता नहीं चलता, क्योंकि पूरा जंगल गूंजता है, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि बाघ किस तरफ है। तो इस कारण से बाघ को देखने के लिए मैं भी नहीं रुका और ऊपर चढ़ के मैंने बिल्कुल लगाम खुली छोड़ दी ताकि हॉर्सेस को, घोड़ों को खुली छूट मिल जाए भागने की। जैसे ही हम पुल के एंड पे पहुँचे जहाँ पुल ख़त्म हो रहा था, तभी नंदा जोर से चिल्लाया बाघ बाघ। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बाघ हमारा पीछा कर रहा है बड़ी तेज़ भागता हुआ और मुश्किल से 100 कदम हमारे पीछे होगा। मैं जल्दी से बिगुल उसके हाथ में पकड़ाया और उसको कहा बजाओ इसको बजाओ। मैं उसको बार बार बिगुल बजाने के लिए कहता रहा, मगर वो पिछली सीट पे इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं कि उसे करना क्या है। बिगुल उसने पकड़ लिया मगर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई आदमी नींद में चलता है, उसे कुछ नहीं पता होता। अब मुझे डर हो गया कहीं ये गाड़ी से ही ना गिर जाए, तो मैंने पिछली सीट से उसे पकड़कर आगे की सीट पर खींच लिया। घबराहट के मारे उसका ये हाल हो गया था कि उसकी गर्दन इस तरह से एक तरफ को लटकी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था और जो उसकी दाढ़ी थी उस पर भी सारा झाग फैला हुआ था। मैंने उसको समझाते हुए कहा कि नंदा कुछ नहीं होगा, बाघ लंगड़ा है, ये हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, अभी कुछ ही देर में हम इससे आगे निकल जाएंगे, ये लंगड़ा बाघ है, हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, हमें पकड़ नहीं पाएगा। नंदा ने जवाब देने की कोशिश की, उसके मुंह से निकला बाघ बाघ, लेकिन आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ उसके होठ हिले। अचानक ही वो खड़ा हुआ हंसता हुआ और जैसे पागल बातें क्या करते इस तरह से वो कुछ शेर की शान में कुछ कहने लगा खड़ा होके। न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था, अजीब अजीब बातें, डेलीरियम में, यानी पागलपन के दौर में। ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट में वो उसका दिमाग चल गया है और पागल हो गया है। मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ के नीचे बिठा दिया। मुझे डर हो गया कहीं ये गाड़ी से ही ना गिर जाए
और उसी क्षण बाघ बहुत जोर से गर्जा, दहाड़ा और बहुत सी जो थे घोड़े एकदम हिल गए और ऐसा लगा कि जैसे रोड को छोड़ के वो एक तरफ को घुस जाएंगे। अगर मैंने दोनों हाथों से उसकी लगाम पूरी ताकत से ना खींची होती तो घोड़े शायद गाड़ी को लेके रोड के किनारे कहीं गिर जाते। घबराहट में घोड़े ऐसे ऐसे हिल रहे थे और मुझे डर था कहीं ये गाड़ी को लेके पलट ना जाए या रोड छोड़ के इस तरफ ना भाग निकले। और क्योंकि मैंने लगाम पकड़ी हुई थी घोड़ों को संभालने के लिए, तो नंदा क्योंकि फ्री हो गया अब और वो उतर के गाड़ी से बाग की तरफ चलने लगा। हमारे भाग्य से घोड़े जो थे अब रोड के बीचों बीच खड़े थे और मैंने अपने शोल्डर के पीछे से देखा कि नंदा पागलों की तरफ बड़बड़ाता हुआ टाइगर की तरफ बढ़ा जा रहा है और टाइगर क्राउच करके रोड के बीचों बीच उसका वेट कर रहा है और उसकी पूंछ इस तरह से हिल रही है और टाइगर अटैक की तैयारी में है, इंतजार में है कि वो उसके पास आ जाए। और जब नंदा टाइगर से 5 कदम की दूरी पे पहुंचा तो उसने टाइगर को इस तरह से सलाम किया और नीचे झुका, जैसे किसी राजा महाराजा को सर्वेंट लोग सलाम करते हैं, इस तरह से उसने किया। और जैसे ही वो झुका उसने उस पर छलांग मार दी और उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया और उसको अपने कंधे पर डाल के टाइगर जंगल की तरफ भागता हुआ चला गया। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत बार टाइगर अपनी किल को कंधे पे लाद के भागता है, क्योंकि मुंह में पकड़ के भागने में उसके दोनों पाँव बीच में उसका किल होती है, शिकार होती है मुंह में दबी और वो थोड़ा चल नहीं पाता, यानी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए जब टाइगर को काफ़ी दूर जाना होता है जंगल में तो वो अपनी शिकार को जिसे उसने मारा हुआ होता है अपनी पीठ पे लाद लेता है और उसका कुछ हिस्सा अपने मुंह में पकड़े रहता है, जैसे हाथ या कोई चीज़, और फिर वो जंगल की तरफ उसे ले आता है। तो टाइगर उस मुंह में दबाए उसको पीठ पे लादे हुए नंदा को जंगल की तरफ ले गया। रामदीन बोला, कहने को अभी आगे भी है इस कहानी में, हमने नंदा का बदला उस टाइगर से किस तरह लिया। अगर मैं उस दिन डर नहीं गया होता और मैं अगर ये बिगुल को बजा देता, या नंदा अगर डर नहीं गया होता जब मैंने उसे बिगुल दिया था, नंदा अगर डर नहीं गया होता और उसने जोर से बिगुल बजा दिया होता तो टाइगर उसकी आवाज़ से घबराता था, वो भाग जाता। या फिर बाद में जब नंदा अपने पागलपन में टाइगर की तरफ चला, अगर मैं उस वक्त मैं डर नहीं गया होता, मैं भी अपने होश आवाज़ में होता और मैं बिगुल बजा देता तो टाइगर तब भी भाग जाता। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है ये जिम्मेवार है नंदा की मौत का, नंदा का भी डर और मेरा भी डर। तो गाइस ये कहानी थी उस हल्द्वानी के लंगड़े टाइगर की जिसने पहले भी कई आदमियों को खाया था। और ये जिम कॉर्बेट साहब के ज़माने से, जिम कॉर्बेट साहब उस वक्त पैदा ही हुए होंगे जबकि ये बात है। इस कहानी का अगला पार्ट ये है कि किस तरह वो टाइगर मारा गया, लेकिन वो अगले वीडियो में। नंदा की मौत का बदला किस तरह लिया गया, उस टाइगर को कैसे मारा गया, ये सब अगले वीडियो में आप देखना मत भूलना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप, एक लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसी कहानियाँ सनसनीखेज, रोमांचक आती रहेंगी, ना केवल टाइगर की, रीछ, भालू, जंगल में जो भी जानवर हैं उन सभी की। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।